टॉप 10 और टॉप 20 में हम कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। एंड रिसेंटली हर एक बंदे को जो है वो एक रियलाइज हो रहा है कि जी अब ये क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट शिफ्ट या ये हमारी लाइफ को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और किसी ना किसी एस्पेक्ट से हर एक जो सेक्टर है उसको इफेक्ट कर रहे हैं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं, ऑफ कोर्स इसमें हमारे मोबिलाइजेशन इन्वॉल्व होता है, हमें जो है क्लाइमेट मिटिगेशन और एडाप्टेशंस और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए हमें जो है फिर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं। सो फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ क्लाइमेट फाइनेंस। तो जब आपके पास रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती है और उसके लिए आपको कुछ फंड भी रिक्वायर्ड होगा और वो होगा क्लाइमेट फाइनेंस। तो आज हम क्विकली जो है समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली है क्या और इसका कंसेप्ट कहाँ से आया है और हम जो है कैसे जो है इस इशू को या इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं और हम क्लाइमेट फाइनेंस को समझ के हम क्लाइमेट चेंज में किस हद तक जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस इज रेफर टू ऑल फाइनेंशियल फ्लोज addressing the causes and consequences of climate change। हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी इशू या कोई भी जो है हम उसको जब डील करते हैं और उसमें कोई फाइनेंशियल मैटर आ जाता है तो उसको हम जो है क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं, रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज। ये एक यूएनएफपी ने ये एक सिंपल डिफिनीशन किया है, लेकिन जब हम इसको डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास जो है वो और भी डिफिनीशन है। नेक्स्ट कर दे प्लीज। ओके, देखिए पेरिस एग्रीमेंट से पहले कोपेनहेगन में जो कॉप हुआ था उसमें जब फर्स्ट टाइम क्लाइमेट फाइनेंस पे ज्यादा फोकस किया गया है कि जी ये जो इशू है आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा होगा और जो डेवलप कंट्रीज हैं ये कार्बन एमिशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो इफेक्ट हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए या क्लाइमेट शिफ्ट के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, इट्स अ बॉर्डरलेस। तो फिर उसमें ये होता है कि जी आपके एक एक्शन से जब दूसरा बंदा इफेक्ट होता है तो फिर आपने जो है उसको कंपनसेट करना होगा। तो कोपेनहेगन में वहां पे एक कंसेप्ट आया कि जी हमने कंट्रीब्यूट करना है, हमने डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री को हमने फंड देना है। जिस तरह साउथ ग्लोबल में जो है वो ये हमारा कंसेप्ट जो है वो आया। फिर जो है उन लोगों की डिमांड्स थी कि जी ये आप लोग जिस तरीके के साथ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो कार्बन एमिशंस हैं उससे कौन कौन लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं। सो देन ये सबसे जो इसको हम कहते हैं कि ब्रेक थ्रू कहाँ पे मिला वो पेरिस एग्रीमेंट में हुआ। तो पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 9 में क्लाइमेट फाइनेंस पे बहुत ज्यादा जो है उसको एलोबरेट किया गया है और उसमें जो है कहा गया है कि जी develop countries to provide financial support to developing countries to help them mitigate and adapt to climate change। दो कंपोनेंट बताए गए कि जी हम उसको हेल्प करेंगे इन क्लाइमेट चेंज इन रिगार्डिंग विद द climate mitigation and adaptation। So this include mobilizing $100 billion annually until 2025। तो ये कहा कि जी हमने अगले 10 सालों में $100 बिलियन जो है वो मोबिलाइज करना है जिससे डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अपने क्लाइमेट के जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस कर सके। सो और ये भी कहा गया कि हम इसको स्केल अप करेंगे। तो आगे हम जाके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जी कैसे इसको स्केल अप किया गया और कैसे जो है इन चीज़ों को जो है वो बताया गया। सो जब हम ब्रेक डाउन करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस को तो दो होते हैं हमारे पास, मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। तो mitigation finance focus on reducing or preventing greenhouse gas emissions. This include funding for the renewable energy projects, energy efficiency, improvements, reforestation and technology innovation to reduce carbon footprint। आप जब चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट को मिटिगेट करने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, रिफॉरेस्टेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, इन सब चीज़ों के लिए तो हम जो है क्लाइमेट फाइनेंस के देन एडाप्टेशन में हमारे पास फाइनेंसेस कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे हमारे पास
क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो क्लाइमेट एडाप्टेशन के होते हैं तो वो हमारे पास होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज, मैनेजिंग एग्रीकल्चर अगेंस्ट ड्राउट्स और सेफगार्डिंग कोस्टल कमिटमेंट्स कम्युनिटीज फ्रॉम राइजिंग सी लेवल्स। तो इन चीज़ों को, इन दोनों इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हम जब अपने जो है फाइनेंसेस को मोबिलाइज करते हैं तो हम इसको कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। नेक्स्ट कर दो प्लीज। सो हम जो है आगे आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, जरा आगे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में लिखे कि आपके ख्याल में जो क्लाइमेट फाइनेंस है ये ज़्यादातर मिटिगेशन में ज़्यादा यूज़ होना चाहिए या एडाप्टेशन में ज़्यादा जो है वो यूज़ होना चाहिए। तो आप जो है कमेंट में हर एक इंडिविजुअल जो है वो लिख सकते हैं कि जी climate change या climate finance is effective in mitigation, climate mitigation और climate adaptation। तो आप हर एक बंदा जो है कमेंट में एक एक वर्ड ये लिख सकते हैं and then we are going to discuss। So जब हम बात करते हैं कि जी रोल ऑफ डेवलप वर्सेस डेवलपिंग कंट्री, तो हमारे पास जो है जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं दोनों के रोल हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CBDR कहते हैं, इज आउटलाइन इन द पेरिस एग्रीमेंट, पुट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डेवलप कंट्रीज। पेरिस एग्रीमेंट में डेवलप कंट्री को कहा गया है कि भाई आप लोग की एक जो हिस्ट्री है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस, और उसको जो है आप लोगों ने जिस हद तक डिस्टर्ब किया विद द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, तो फिर जो है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डेवलप कंट्रीज की बनती है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट कर दे। सो नो डाउट वी आर लेस कंट्रीब्यूटिंग इन द कार्बन इमिशन, लेकिन फिर भी हम जो है हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है कंट्रीब्यूट करने टू लेस ग्लोबल इमिशंस। सो वी नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस। जब हम कहते हैं कि जी हमने क्लाइमेट एडाप्टेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए कुछ एक्शंस लेने हैं, तो हम जब कार्बन इकोनॉमीज की बात करते हैं, सो देन वी नीड some fund, some finances. So that's why we need a climate finance to address these issues. Next, Karta, please. So that's another question कि आपके ख्याल में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? What do you think the burden of a climate finance is primarily on developed countries? Should developing countries also contribute? अगर हमने कंट्रीब्यूट करना है तो कैसे कर सकते हैं? It's another open question for you people, और आप इस पे जो है वो अपने डिस्कशन जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जो है, हम लोग जो हैं बेशक हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट, तो ये आप जो है ये बता सकते हैं। नेक्स्ट करते प्लीज। ये एक COP29 के बाद जो है, क्योंकि चेंज आया, किस चीज़ का चेंज आया कि जी 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया कि जी $100 बिलियन है, तो 2025 से पहले ही पूरी दुनिया ने कहा कि जी ये क्लाइमेट फाइनेंस की जो सिचुएशन है, जो डिमांड है, ये हमें ज़्यादा चाहिए, और 1.3 डिमांड किया पूरी दुनिया ने, और उसमें जो ग्लोबल साउथ है और वहाँ पे, और इस साइड पे फिर जो है वो $300 बिलियन जो है 2035 तक जो है वो कमेंट किया गया। एंड स्टिल इस पे एक वो डिबेट स्टार्ट है कि ये जो अमाउंट है ये बहुत कम है, हम जो है इसको कैसे जो है करेंगे। लेकिन इस दफा जो है एक दूसरा ब्रेक थ्रू आया, और अभी आप सब अपने मुल्क में देखेंगे, पंजाब में स्टार्ट हुआ, बाकी सूबों में भी स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कार्बन मार्केट। अभी हम ये आगे जाके डिस्कस करते हैं कि ये कार्बन मार्केट कैसे जो है वो कंट्रीब्यूट करता है आपके क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके जो कार्बन क्रेडिट होते हैं, तो आपका जो मेन रूट होता है क्लाइमेट फाइनेंस का, ये वहां से ही डिराइव करता है, और वहीं से जो है आगे मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल दे दूंगा, तो इससे आप लोग को ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। और साथ में जो है इस दफ़ा और भी फोकस किया गया है कि जी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इस दफ़ा तो बाकू पे सबसे ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्शन इसी बात की हो रही थी कि जी दुनिया में तो सबसे जो है वो जो फ्यूसल वो है, उसके जो सब दुनिया में ही सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो तो बाकू से हुआ था, एंड स्टिल दे आर डूइंग दिस थिंग। तो हम जो है यहाँ पे कैसे बात करेंगे, लेकिन फिर भी जो है
दुनिया ने इस दफ़ा फोकस किया कि जी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पे फोकस करना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो इससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और भी बेहतर हो जाएगा। सो न्यू एरा स्टार्ट हुआ क्लाइमेट फाइनेंस का, $100 बिलियन प्लस जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, और अब जो है हम बात करें कि $300 बिलियन प्लस जो है एनुअली डेवलप कंट्रीज से जो है वो आ रहा है। ठीक है। रीजन क्या होता है, ये एक डिफरेंट जो है एक सर्कुलेशन होता है, डिफरेंट पार्टीज होती है और यूएन डिसाइड करता है, रीजन टू रीजन जो है ये होता है। और फिर कोई कंट्री जो है अगर विलिंगली जो है वो सारे पॉइंट्स अगर अचीव कर देते हैं तो यूएन फिर जो है नेक्स्ट उस कंट्री में जो है ये इसका एक पूरा एक मैकेनिज्म है, उसकी इंडेक्सिंग होती है, मैट्रिक्स होता है, उसको जब कोई अचीव कर लेता है फिर उसके बाद जो है ये उस कंट्री में होता है। सो बट इट्स अ गुड साइन, ये नहीं है ये तो दुनिया वैसी चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बना रही ड्यू टू फाइनेंसेस, बट द थिंग इज कि ये होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले जो है गल्फ में हुआ था, फिर सर्कुलेशन में हुआ, और अभी जो है नेक्स्ट ब्राजील में होगा। नेक्स्ट कर दे प्लीज। सो ये जो कंसेप्ट हुआ था कोपहैगन में, क्लाइमेट समिट हुआ था, COP15 जिसको हम कहते हैं, कि जी $100 बिलियन ईयरली जो है 2020 तक जो है वो करने होंगे, और वो कंटिन्यू हुआ। फिर 2015 में ये चेंज हुआ, पेरिस एग्रीमेंट में जो है उसको कहा कि जी ये 100 बिलियन जो है नेक्स्ट 2025 तक होगा, और अभी जो है 2024 में जो है ये $300 जो है वो ये कंसेप्ट आया। ये जो क्लाइमेट क्राइसिस होते हैं ये इसको बेसिकली फंड की जरूरत होती है, जिसमें कुछ लोन होते हैं और कुछ ग्रांट्स होते हैं। ठीक है। हमेशा जो एक डिबेट होता है कि जी ये आपको ग्रांट्स के फॉर्म में देने हैं, या अगर ये लोन होंगे तो ये कंसेशनल लोन होंगे, जिसका इंटरेस्ट रेट जो है बाकी मार्केट रेट से कम होगा, तो तब जो है हम इसको कोई ना कोई जो है वो रिजिलियंस जो है वो शो कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दे प्लीज। तो देयर आर सम सोर्सेज फॉर द फाइनेंसेस। कुछ जो है पब्लिक सोर्स से आते हैं, गवर्नमेंट बजट, ग्रांट्स और क्लाइमेट रिलेटेड टैक्सेस और लेवीज वगैरह जो है लगा देते हैं। प्राइवेट सोर्सेज होते हैं जिसमें कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज, फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन ये होता है। कुछ जो है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल फंडिंग होती है, जिसमें हमारे पास जो सबसे मशहूर है वो है GCF, जिसको हम ग्रीन क्लाइमेट फंड कहते हैं। ये एक उसके लिए मिटिगेटिंग क्लाइमेट फैसिलिटीज अडेप्टेशन फंड एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, ये डिफरेंट फंड्स हैं जो कि हमारे पास जो हैं ये अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास जो है वो पेरिस एग्रीमेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट कर लें। ओके, नेक्स्ट इज की क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म क्या होता है। या तो आपको कंसेशनल लोन मिलेंगे और या तो आपको ग्रांट्स मिलेंगे। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि आपको कुछ फेवरेबल टर्म्स पे, लो इंटरेस्ट रेट पे, लॉन्ग टर्म रीपेमेंट पीरियड्स के लिए आपको पेमेंट मिल जाता है, और या तो आपको कोई ग्रांट्स जो है वो मिल जाते हैं, जिसमें आप नॉन पेएबल फंड होता है, जिस पे आप काम कर देते हैं और वो आप जो है उसको आगे पे नहीं करते। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट कर दे प्लीज। ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, तो जब 2022 में पाकिस्तान में सैलाब आया, तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया किया, जिसमें जो है वो क्लियरली उन लोगों ने एक रिसर्च के बाद जो है ये फिगर बता दिए कि पाकिस्तान जो है उसके जो डैमेज और लॉसेस हैं उसका फिगर क्या है, जिसमें बताया गया कि जी 4 बिलियन एनुअली लॉसेस होता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमारे पास हीट वेव से जो है वो डेथ्स होते हैं, ये फ्लड से जो है वो, और हीट वेव से जो है डेथ्स होते हैं। फिर जो है हमारे 80% क्रॉप जो है वो सेंध और उसमें जो है डिस्ट्रॉय हुआ था फ्लड में। इसके अलावा 30 मिलियन पीपल इफेक्ट हुए थे 2022 में। ठीक है। और ये बेसिकली इसको लेके हमारे जो डैमेजेस आए वो थे $14,906 मिलियन, और जो हमारे लॉसेस थे वो $15,233 मिलियन थे। तो सेक्टर वाइज जब आप इसको देखते हैं, जो हमारे लॉस हुआ था वो 60.68% हुआ था एग्रीकल्चर, फूड एंड लाइफ स्टॉक में, और फिशरीज वगैरह। और जो दूसरी साइड पे हमारे अगर आप डैमेजेस देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो हमारा हाउसिंग और इसमें जो है वो हुआ था, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये सेक्टर वाइज जो है वो
पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट हुआ था, जिसको हम PDNA कहते हैं, और उसके बाद ये हमारे पास जो है एक फिगर आया था, और ये हमारा टोटल जो है वो सब कुछ हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट कर दें। ओके, सो हमारे जो है NDCs होते हैं, जिस तरह हर एक कंट्री के NDCs होते हैं, तो हमारे जो NDCs हैं वो हम कहते हैं कि जी हमने ग्रीन ट्रांसपोर्ट, एमिशन मिटिगेशन और एनर्जी ट्रांजिशन पे काम करना है, जिसमें NDCs हमेशा हम बहुत ही एक उसको कहते हैं कि एक हाई लेवल के एक स्टैंडर्ड अपने लिए रख देते हैं कि जी हम क्या करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में कहेंगे कि 30% ऑफ न्यू व्हीकल सोल्ड इन द कंट्री बाय टू बी इलेक्ट्रिक इन द कमिंग टाइम। हम जो है कह रहे हैं कि 30% जो गाड़ियां हैं पाकिस्तान में वो इलेक्ट्रिक होगी। फिर हम कहते हैं कि जी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हैं उसमें 50% रिडक्शन कर देंगे। या जो हमारी एनर्जी ट्रांजिशन है, जिसमें हमने ये जो हमारे जितने भी लॉसेस होते हैं एनर्जी के, उसको हम रिड्यूस करके हम जो है उसको बेहतर बना देंगे, रिन्यूएबल पे चले जाएंगे। तो उससे ये होता है कि इन सब NDCs के साथ एक ही बात होता है, और वो ये होता है कि ये जो है हमें पैसे मिलेंगे, हमें पास कुछ पैसे होंगे, फंड होगा, फाइनेंस होगा, तो हम अपने इस NDCs को जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दे प्लीज। ओके, हमारे जो क्लाइमेट नीड्स हैं, तो उसमें डिफरेंट एनडी हमारे NDCs को सामने रख के हम ये कहते हैं कि जी हम कितने पैसों की ज़रूरत है। लेकिन दूसरे साइड पे जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान के पास जो है इस टाइम जो पैसे रिसीव होते हैं एनुअली, वो हैं 1.4 टू 2 बिलियन डॉलर एनुअली हमें मिलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस के मद में, जिसमें बायलैटरल और मल्टीलैटरल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सब चीज़ों को मिला के देखते हैं तो हमारे पास जो है 101 बिलियन डॉलर जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। 20 बिलियन डॉलर रिक्वायर्ड है हमारे पास ट्रांसमिशन को अपग्रेड करने के लिए, और 50% जो है वो हमारे रिक्वायर्ड है रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन के लिए। सो इट्स ए ह्यूज अमाउंट, जो कि हमारे NDCs को अचीव करने के लिए इतने सम ऑफ अमाउंट जो है वो हमें चाहिए, जो कि पाकिस्तान के टोटल कर्जे से भी कुछ ज्यादा है। ठीक है जी, बट द गुड थिंग इज के चीजें जो हैं अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट कर दे प्लीज। ये एक स्टेटिस्टिक आप लोग को नजर आ जाएगी, जहां से आप लोग को दो चीजों का पता चल जाएगा। एक, हमें जितने पैसे अभी तक बायलैटरल फंडिंग से हमें मिली हैं, तो उसमें हमने 52% लगाए हैं मिटिगेशन पे, और 35% हमने लगाए हैं एडाप्टेशन पे। ये जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग बताएं कि हम पैसे कहाँ पे, क्लाइमेट फाइनेंस जो है कहाँ पे स्पेंड होना चाहिए। सो 52% एंड 35%। सो इससे आपको पता चलता है कि किसी मुल्क की NDCs या उसकी जो पॉलिसीज हैं वो किस साइड पे हैं, और फिर आपको दूसरी साइड पे पता चल जाएगा कि जी कौन सा मुल्क जो है हमें बायलैटरल फंडिंग सबसे ज्यादा दे रहा है। तो उसमें 37% जो है वो जापान है, 26% UK है, एंड 19% जर्मनी है। इट्स थ्री कंट्रीज जिसका ज्यादा है, एंड देन 9% हमें US दे रहा है। और फिर छोटे मोटे जो है हमें नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, वेस्ट स्विट्जरलैंड, और वहाँ से हमें जो है मुख्तलिफ उसमें जो है बायलैटरल फंड मिलता है रिलेटेड। उसमें जो है या ये तो लोन होते हैं, और या जो है ये ग्रांट होता है। नेक्स्ट कर दे प्लीज। यहाँ से आपको दोनों जो है इंस्ट्रूमेंट्स का पता चल जाएगा कि हमें जो लोन मिलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो होते हैं, नहीं जैन नो चाइना हमें जो है क्लाइमेट फाइनेंस में कोई फंड नहीं दे रहा है। 2 to 3 बिलियन डॉलर जो है हमें हमें सालाना जो है वो लोन मिलता है, और हमने उसको बेसिकली अपने जिसको हम कहते हैं IDA फंड, इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस इसको कहता है, ये हमें 2 to 3 बिलियन डॉलर मिलते हैं IDA के फॉर्म में। और GCF जिसको मैंने आपको बताया कि जी जो ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है, ये मोर ज्यादा जो है वो एक ग्रांट्स के फॉर्म में होता है। तो इसमें हमें 1.64 बिलियन डॉलर जो है ना एवरेज जो है वो हमें मिल रहा है। तो आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा होगा कि हम अपने लोन को अभी तक हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में कितने बिलियन डॉलर्स में स्पेंड किया, एंड हमने अपने GCF का जो फंड है उसको हमने
कौन कौन से प्रोजेक्ट में अभी तक हमने इसको स्पेंड किया। फॉर एग्जांपल, पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, तो उसमें $200 मिलियन जो है वो हमें मिले थे और हमने स्पेंड किए। इस तरह केपी में हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसमें $727 मिलियन स्पेंड हुए थे। फिर इस तरह सिंध में फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। और फिर आप जो है दूसरे साइड पे देखते तो रिचार्ज पाकिस्तान एक प्रोग्राम था, जिसमें $77.8 मिलियन जो है वो मिले थे और वो स्पेंड हुए। इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसको सीआरपीपी बोलते हैं, ये जिसमें मल्टीपल कंट्रीज जो है उसने फंड किया था, और उसमें हमें जो है वो $750 मिलियन जो है वो हमें मिले थे। सो ये जो है ये वो सारी चीजें हैं जो फंड हमें जो है इसमें मिला था। नेक्स्ट करते प्लीज। ये स्लाइड आप लोगों के साथ बेशक मैं शेयर कर दूंगा। तो ये कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स है पाकिस्तान में जो कि आईडीए और जीसीएफ के फार्म में इसको पैसे मिले हैं। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान को जीसीएफ में जो है वो पैसे मिले वो $50 मिलियन है, जो कि एनआरएसपी को मिले हैं फ्रॉम फॉर द क्लामा वेंचर, जिसमें जो है एनआरएसपी ने क्लामा वेंचर पे काम करना है और उससे रिलेटेड जो है ये सारी चीजें। नेक्स्ट करो प्लीज। पाकिस्तान में जो ट्रेंड है फेडरल लेवल पे, ज्यादा जो है वो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड। मिनिस्ट्रियल लेवल पे अपने बजट की एलोकेशन जो है वो करते रहते हैं, और प्रोफेशनल लेवल पर भी जो है वो काम हो रहा होगा। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जो इन चीजों को देख रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट है, और वो जो है अपना रोल जो है वो एक्टिवली प्ले कर रहा है। जी अरूज फातिमा, ये जो द रेस्ट 13% है, तो ये मैक्स अमाउंट में लगे हैं। दोनों जो हैं वो मिटिगेशन, एडाप्टेशन एंड रिजिलियंस उस पर लगे हुए हैं। ये ऑलरेडी उस फिगर में शो हो रहा है। नेक्स्ट कर दो प्लीज। यहाँ से आपको बेसिकली प्रोजेक्ट वाइज ट्रेंड का पता चलेगा कि हम जो है ये पैसे कहाँ पे लगा रहे हैं। जिस तरह हमारे पास जो एक सिग्निफिकेंट बजट एलोकेशन हुआ था 10 बिलियन ट्री सुनामी पाकिस्तान पे, और फिर उसके बाद जो है दूसरा जो था वो ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम था, जिसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो सिंस 2018 स्टार्ट है, एंड वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी रिलेटेड विद दीज प्रोजेक्ट्स, जो कि ऊपर आप लोगों को ये सारी चीजें नजर आ रहा है। नेक्स्ट कर दे प्लीज। प्रोविंस में काम हो रहा है, और जिस तरह पंजाब जो है वो अपने बजट का 1% जो है वो लगा रहे हैं। केपी जो है वो अपने बजट का 0.5% जो है वो उससे भी जो है वो कम लगा रहे हैं। अराउंड 0.4% जो है हम अपने टोटल बजट का जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है उस पे लगा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल प्रोफेशनल लेवल पे हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है, और वो तो ये है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसी है बलूचिस्तान की, वो अभी 2024 में जो है उन लोगों ने बनाई है। नेक्स्ट कर दे प्लीज। सो इट्स ए बेसिकली पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ से आपको पता चलता है कि जब पैसे आते हैं तो ये ऊपर से नीचे कैसे जो है वो आके डिराइव होता है, जिसमें पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, जिसमें एफबीआर इन्वॉल्व होता है, और इसमें एडिटर जनरल जो है वो होता है, वो ऑडिट वगैरह करता है। फिर इस तरह प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो प्रोविंशियल असेंबली जो है वो इन्वॉल्व होती है, उसकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। एंटी करप्शन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, और प्रोविंशियल जो है वो एम्बर्समेंट जो है वो ये भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिकली आपको मैकेनिज्म समझने की इसलिए जरूरत है ताकि आपको पता चल सके कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है ये पैसे कैसे जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो डिराइव होता है। ठीक है। नेक्स्ट कर दो प्लीज। एक जो मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, जिसमें एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं केप एंड ट्रेड, जिसमें हमारे पास हमेशा एक होता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है हमारे पास। तो जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है ये बेसिकली बहुत इफेक्टिव होता है, जिस तरह एक मार्केट कैप होता है। तो आपको मैं एक स्टोरी, वो एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2020 में जब टेस्ला जो है वो मार्केट में एक्सपेंड हो रहा था, तो चूंकि टेस्ला जो है वो सारे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाता है, तो उसके पास जो कार्बन क्रेडिट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो उसके पास जमा हो जाता है। जिस तरह डेवलप कंट्रीज में अगर आप कोई गाड़ी जो है वो कर रहे हैं, वो आप बना रहे,
तो उसमें ये होता है कि आप एक व्हीकल के अगेंस्ट जो जितना एमिशन वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसके अगेंस्ट जो है आपने उसको पेमेंट करनी होगी। ठीक है। तो टेस्ला ने 2020 में उसके पास जो कार्बन क्रेडिट था वो 1.79 बिलियन डॉलर का जमा हुआ था, और वो उसने आगे दूसरी कंपनीज पे आगे सेल कर दिया। तो उसमें एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट जो है टेस्ला ने जो है वो गेन की, जिसकी वजह से वो मार्केट में जो है वो क्लिक हुआ। और अगर आप उसकी जो है बैलेंस शीट निकाल के देखते हैं, तो जो सिग्निफिकेंट प्रॉफिट उन लोगों को हुआ था वो 2020 में हुआ था। उसमें जो सबसे पहले क्लिक था वो कार्बन क्रेडिट में उन लोगों को 1.79 बिलियन डॉलर उन लोगों ने उस टाइम उसको सेल किए थे। और अभी भी वो काफी ज्यादा जो है उसका अमाउंट जो है वो करंटली काफी ज्यादा है, और जो कि उसके पास जमा हो जाता है। तो ये बेसिकली ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप एक कैप आपके लिए सेट हो जाते हैं कि आप भाई इतने लेवल तक जो है कार्बन एमिशन में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इससे ज्यादा होगा तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेगी। तो उस पेनल्टीज को वो करने के लिए ये एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसको हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट कर ले प्लीज। जो कार्बन प्राइसिंग है वो ये है कि भाई अगर आपने ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट किया फॉर टूवर्ड द कार्बन एमिशन, तो उसमें आपको इतने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। हमारे मुल्क में चूंकि अब ये सिस्टम नहीं है, तो उसकी वजह से हम सारे इफेक्ट हो रहे हैं। कल भी हम ड्राइव कर रहे थे तो एक गाड़ी को हमने देखा, तो वो जो जिस लेवल का जो है वो उससे वो स्मोक निकल रहा था। तो हम कह रहे कि यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नहीं है, और पता नहीं हमारे क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पीक टाइम में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो ट्रांसपोर्ट ही करता है। और हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं होता। ठीक है। यस। पैसों से आप कार्बन भी जो है वो कर सकते हैं। अगर आप जो है, ये क्या होता है कि 1 कार्बन क्रेडिट 1 टन ऑफ CO2। उसमें ये होता है कि जब आप से ज्यादा पैसे जाएंगे ना, तो आप वहां पे अपने आप को कंट्रोल करेंगे। जब आपको नुकसान होगा तो आप फिर जो है कार्बन में कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, वहां पे आप अपने आप को स्टॉप करोगे। तो कंपनीज पे बेसिकली ये क्या करते हैं, एक केक लगाते हैं या वो कार्बन क्रेडिट लेते हैं। अगर सपोज उसको कहते हैं कि जी भाई आप इस एरिया में इतना कार्बन एमिशन हो सकता है, ये कैप है, अगर इससे ज्यादा होगा तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। तो फिर कंपनीज क्या करती हैं, वो एडाप्टेशन, रिजिलियंस, मिटिगेशंस, इन सब चीजों की तरफ निकलते हैं, क्योंकि उसके इतने पैसे जो हैं वो लगते हैं। क्योंकि कंपनी जब लॉस में जाएगी तो फिर जो है बहुत ज्यादा जो है वो मसला होता है। जब कंपनी लॉस में नहीं जाएगी तो उस तब जो है वो सरवाइव कर सकेंगे। तो इसमें ये होता है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस के जो बेसिकली डेवलप कंट्रीज भी जब डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देते हैं, तो ये भी वहाँ के टैक्सेस और इन चीजों से पैसे कलेक्ट करके फिर क्या करते हैं, आगे जो है उसको फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट करते प्लीज। सो देयर आर सो मेनी अदर मैकेनिज्म्स जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग से उससे मैकेनिज्म से रिलेटेड हैं। और आप लोग जो है वो हमें बता सकते हैं कि जी मार्केट के हैं, कार्बन क्रेडिट है या कार्बन मार्केट है, कौन से जो है वो इफेक्टिव हैं, और उससे जो है हम ज़्यादा पैसे जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और हम जो है उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जब आप पे पेनल्टी नहीं होगी, आपको जब नुकसान होगा ना, तो आप खुद ब खुद वहां पे, जैसे आप मोटरवे पे जो है, अगर आपको चालान होता है ओवर स्पीडिंग पे, तो गाड़ी में तो स्पीड आपका ज्यादा होता है, लेकिन जब आपको कहते हैं कि जी 120 या 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आप तो गाड़ी 160 पर भी चला सकते हैं। लेकिन आपका ये केप वहां पे आप पे लगा होता है कि इतने तक ठीक है भाई, इससे ज्यादा अगर आप करोगे ना तो आपकी जिंदगी खतरे में है। और अगर आप जाओगे तो आपको चालान होगा, आपको, आप ही गाड़ी की है और आप ही चला रहे, लेकिन इस रोड पे अगर आप इससे ज्यादा स्पीड पे चलाओगे तो सो देन यू हैव टू पे। तो यही जो है वो कार्बन क्रेडिट या कार्बन मार्केट के लिए भी होता है कि उसमें आप क्या करते हैं, अब वहां पे एक लिमिट होता है। वो लिमिट क्या होता है, वो एक नेचुरल वो होता है जो कि इतना डेंजर नहीं होता, लेकिन जब वो आप क्रॉस करते हैं सो देन यू आर गोइंग टू पे फॉर इट। ये जो है वो सबसे बड़ा इशू होता है। नेक्स्ट कर दो प्लीज। सो यस, वी आर फेसिंग सम चैलेंजेस रिलेटेड विद द मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस,
पैसे कम हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि जी इनसफिशिएंट फंडिंग है। दूसरा जो हम कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इशू इस पे आ रहा है कि जो हमारे हाई अपफ्रंट कास्ट है क्लीन टेक्नोलॉजीज का, हमें वो टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से ये इशू हो रहे हैं। सो देन लैक ऑफ एक्सेस, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो उसके पास एक्सेस नहीं है कि हम जो है वो कैसे, जिस तरह लास्ट हमारे 16 क्लाइमेट GCF के ग्रांट्स हुए थे इस रीजन के लिए, और इसमें पाकिस्तान को सिर्फ एक मिला था, और वो सिर्फ क्या था, लेक ऑफ एक्सेस था। और हमें जो है, हम हमेशा अपने आप को रेडी नहीं करते डॉक्यूमेंटेशन वाइज और सब कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से हमें वो अमाउंट नहीं मिलता, वो शेयर हमें नहीं मिलता जो क्लाइमेट फाइनेंस में हमें मिलना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो कि अभी तक हम इसको फेस कर रहे हैं। सो इट्स अ क्वेश्चन टू एवरीवन, सो कैन यू रीच टू द नेट जीरो? दुनिया कह रही है कि जी हमें तो 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है? तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। सो डोंट नो कि ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, लेकिन ये एक $1 बिलियन क्वेश्चन है कि जी कैन वी रीच टू द नेट जीरो? तो ये है कि नेक्स्ट कर दे प्लीज। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, so you can ask and we can discuss your queries or question, please. डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए काइंडली जिनका भी कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड्स अप करें, तो वन बाय वन जो है आपका नाम कॉल किया जाएगा और आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर आई गेस चैट बॉक्स में क्वेश्चंस वगैरह हैं थोड़े से। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरा बताएं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन हो। सर कह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉप 29 होस्टेड इन बाकू? ये तो मेरे ख्याल में सब जो है उसको पता है कि बाकू में जो है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया और पहले भी बताया कि ये इसके एक जो UN की तरफ से एक मैट्रिक्स होता है, एक क्राइटेरिया होता है, जब आप उसको फिर फुल कर देते हैं तो उस पे के बाद जो है ये रीजन टू रीजन जो है उस हिसाब से ये फिर होता है। जिस तरह लास्ट टाइम गल्फ में हुआ, फिर बाकू में हुआ, और नेक्स्ट जो है वो ब्राजील में हो रहा है। तो ये रीजन्स होते हैं और फिर उसके मैट्रिक्सिंग और वो सारा सब कुछ एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है, उसको जब आप फिर फुल करते हैं तो फिर वहां पे ये डिसाइड होता है। जी जैन अली काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें। Sir, I have a question. या प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें हमारे पास जो क्लाइमेट फाइनेंस में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो फंडिंग ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं, मगर सर दूसरी कंट्रीज को यूरोपियन स्पेशली उन्हें भी तो फंडिंग करनी चाहिए। क्या पाकिस्तान भी फंडिंग कर रहा है या फंडिंग उनसे हासिल कर रहा है सर? अगर पाकिस्तान को फंडिंग करनी चाहिए, अगर फंड आता है तो सर वो क्यों सही नहीं इस्तेमाल हो रहा? जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं एनवायरमेंटल साइंसेस के, सर उन पर अप्लाई किया जाए ताकि वो उन्होंने जो सीखा है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ओके, सो आपका क्वेश्चन ये है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, तो यस, जो डेवलप कंट्रीज हैं जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें आपके US हैं, ये सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये सब जो हैं ये डेवलप कंट्रीज में आते हैं। और ये जो $300 बिलियन प्लस है, यही लोग जो हैं अपने मार्केट से पैसे कलेक्ट करके डेवलपिंग कंट्रीज को दे रहे, पाकिस्तान को दे रहे। तो पाकिस्तान इटसेल्फ जो है वो खुद से कोई फंड जनरेट नहीं कर रहे, और हम जो है वही इंटरनेशनल, जिस तरह मैंने एक स्लाइड में बता दिया कि जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल ये जो फंडिंग है, वहां से हम जो है ये पैसे कलेक्ट करते हैं, और फिर हम अपने क्लाइमेट मिटिगेशन और एडाप्टेशन पे जो है वो स्पेंडिंग करते रहते हैं। मैंने आप लोग को जो है वो एक CPM भी दिखाया, मैंने आप लोगों को जो है वो प्रोजेक्ट्स के डिटेल भी बताए, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि कितने इसमें लोन आए हैं और इसमें कितने जो है वो हमारे पास ग्रांट्स आए हैं। तो ये एक मैकेनिज्म के थ्रू फंड आता है, और एक मैकेनिज्म के थ्रू ही जो है ये इसकी स्पेंडिंग होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है ये क्लाइमेट फाइनेंस को भी ये लोग जो है वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये जो फाइनेंसेस हैं ये उस लेवल पे जाके जो है वो उसकी स्पेंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो है हमारे सोसाइटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए। जी अरूज फातिमा अनम्यूट कर लें।
अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ये सवाल है कि जैसे 2022 में जब फ्लड आया था, तो जो हमें फाइनेंशियल एड आई तो तब बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हुई कि उसमें बहुत करप्शन भी हुई। तो जब भी कोई ऐसे मतलब करप्शन वगैरह होती है, ठीक है, जी। रूज आपका माइक बंद हुआ, और लेकिन चले मुझे जो समझ आया, एक तो यह है कि 2022 में हमारे जो सैलाब आया था, और जितना हमारे डैमेजेस एंड लॉसेस हुए थे, और उस सर मैं बताती हूँ मेरा सवाल क्या है। मतलब ये जो फाइनेंशियल एड हमें दी जाती है उसमें करप्शन वगैरह होती है, ठीक है। जैसे हमें जो WHO है ना, वो भी फंड देता है ताकि हम जो पोलियो है ना इसको ख़त्म कर सकें, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से जो पोलियो है वो ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, कुछ आपके रीजंस होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सोशो पॉलिटिकल बैरियर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जिस तरह आपके मुल्क में पोलियो के स्पेंडिंग तो हो रही है, सब कुछ है, लेकिन एक सोशो रिलीजियस जो है वो इसके अगेंस्ट सेंटिमेंट्स डेवलप हुए कि जी ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। सर फिर इस वो तरह बात ये है, अ, यानी जब हमें फंड्स मिलने शुरू होते हैं ना, तो हम उसको एक अपना ज़रिया बना लेते हैं अर्निंग का, और उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं करते जहाँ उसकी लेट मी ज़रूरत होती कंप्लीट है। सो लेट मी कंप्लीट इट। उसमें ये होता है कि क्लाइमेट फाइनेंस में भी जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमें ठीक ठाक फंड मिलता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको एक लिस्ट दिखाया, जिसमें आप लोग को नजर आ रहा होगा कि जो पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए ये फंड मिला है, और इन लोगों ने इसको कैसे किस जगह पे यूटिलाइज किए। तो जब आप पेरिस एग्रीमेंट के इस आर्टिकल 9 को रीड करोगे ना, तो वहां पे साथ में लिखा है कि जी इसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होगी। तो जब पाकिस्तान को ये सफिशिएंट फंड नहीं मिलता, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि वो लोग जब उसकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करते हैं, जब उसका इम्पैक्ट चेक करते हैं, तो उसमें उन लोगों को नजर नहीं आ रहा होता कि हमने ये पैसे जो बिलियन डॉलर इन लोगों को दिए एक साल में, इन लोगों ने इसको कहाँ पे यूटिलाइज किया। तो उसकी वजह से ही हमें नेक्स्ट फंडिंग या ग्रांट्स जो है वो नहीं मिलते। अगर मिलते भी है तो कम मिलते हैं, या उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो और भी टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर है, वो एस लेवल पे है जहाँ पे हम इफेक्टिवली चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन बैरियर्स एंड रीजंस। तो ये एक सिग्निफिकेंट बात है हमारे मुल्क में, और ये मेरे ख्याल में ये मुल्क जब होगा तो ये चलता रहेगा। थैंक यू सर। और एक और सवाल था कि इनिशियली ये जो अभी रिसेंटली हमारी सीएम जो है पंजाब की, उन्होंने ना एक इनिशिएटिव लाई थी ई बाइक्स का, इलेक्ट्रिक बाइक्स का, जो हम्म। कि एक अच्छा हम्म। इनिशिएटिव था कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थी। लेकिन अगर आप जी। देखें तो ओवरऑल जो ये जो बिग सिटीज़ हैं जैसे फैसलाबाद है, लाहौर या कराची, यहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा रोड पर ट्रैफिक जैम रहता है, ठीक है। हम्म। लेकिन उन्होंने इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट 19,000 या इससे भी ज़्यादा बाइक्स उन्होंने जो है वो लॉन्च की हैं। तो इसका कोई अल्टरनेटिव अगर मतलब क्या होना चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिया। देखिए, हमेशा जब जब आप जब ट्रैफिक प्रोजेक्ट जैम अनाउंस होती है करते तो हैं, तो जब आप एक ट्रैफिक जैम प्रोजेक्ट, होती है तो फिर वो और ज़्यादा जो फ्यूल्स हैं वो क्लाइमेट पर इम्पैक्ट डालते हैं। हाँ जी, उसमें ये होता है कि जब भी आप कोई इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो आपको उसके लिए सही जो है वो नीड असेसमेंट करनी होता है। आप उसका प्री एंड पोस्ट इम्पैक्ट चेक करोगे कि जब मैं 20,000 बाइक्स दूंगा लोगों को, तो ये तो इन्हीं रोडों पे लोग चलाएंगे ना। तो फिर ये लोग यस। जब चलाएंगे तो उसको कैसे चलाएंगे, फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, इससे कोई और लोग मुतासर होंगे कि नहीं होंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हम ये असेसमेंट नहीं करते, तो जिसकी वजह से हमारे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाते हैं। और हम जो है, मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि हमारे कोई सोशो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, जिसमें हमें क्लाइमेट फाइनेंस में जो पैसे मिलते हैं उसको हम पॉलिटिकल गेन्स के लिए या सोशल गेन्स के लिए यूज कर देते हैं। तो फिर जब आप उसको पॉलिटिकल या सोशल गेन के लिए यूज करोगे, तो फिर उसका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आएगा।
सर बहुत पहले जो था वो इस तरह होता था कि पब्लिक बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती थी और हर कोई जो है इससे क्या था कि ट्रैफिक भी कम होती थी और लोगों के लिए भी वो एक चीपर वे था। तो इनको ये नहीं चाहिए था कि ऐसी चीज़ लॉन्च करते जो कि सबके लिए यूज़फुल होती है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती है। बिल्कुल मतलब चाहिए जैसे था। जिस तरह पेशावर में बीआरटी लॉन्च हुई है, तो वो बीआरटी तो लॉन्च हुई है, बहुत ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से बाकी ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो पेशावर में पीक टाइम पे आपकी एयर क्वालिटी सबसे खतरनाक होती है, और उसमें 58% जो है वो ट्रैफिक की कंट्रीब्यूशन होती है। सो अगेन, जितने भी मेरे यूथ हैं, और मैं यहाँ पे जो जितने भी यंग हैं, तो इन सबको मैं हमेशा एक ही बात यही कहता हूँ कि जब आप लोग एक्टिव होंगे ना, और आप लोग एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, और आप जो है इन चीज़ों को हाईलाइट करोगे, आज मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में कुछ सुना होगा, कुछ सीखा होगा। कल आप इसके बारे में लिखें, आप जो है इसके बारे में बात करें, तो जब पॉलिसी मेकर होंगे या जो एग्जेक्टिव होंगे, तो उन लोगों को पता होगा कि जी यूथ जो है अब इस पे बात करने लगी है। जहाँ पे यूथ एक्टिव होते हैं ना, तो वहां पे चेंज आता है। तो ये अब यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग जो है इस तरह की एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करें। सर कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी हैं। एक कैन वी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज COP30 क्लाइमेट चेंज अबाउट? COP30? जी जी, COP30 का ही लिखा है गैस। COP30 तो नेक्स्ट जो COP आ रहा है उसको हम COP30 कह रहे हैं, ब्राजील में जो होगा 2025 में। आई गेस ये थीम पूछ रही हैं। उसकी थीम अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है मेरे ख्याल अच्छा। में। मैंने फॉलो अप नहीं किया, लेकिन अभी थीम जो है नेक्स्ट ईयर का वो जो है वो मेरे ख्याल में वो अभी आएगा, उस पर काम होता है अभी मेरे ख्याल में। सर इजहा खान पूछ रही हैं व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इन COP29 समिट एंड हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट नेगोशिएशन? देखिए, COP29 तो गुजर गए और यूथ काफी गए थे। हमारे भी कुछ शागिर्द गए थे, कोई जूनियर भी गए थे। उन लोगों ने वहाँ पे काफी पार्टिसिपेट किया, और बहुत एक्टिवली वहाँ पे उन लोगों ने निगोशिएशंस में हिस्सा लिया। और मैं ये समझता हूँ कि यूथ जो है वो सबसे अहम रोल प्ले कर सकते हैं। यूथ जो है वो अगर इनोवेटिवली एंड क्रिएटिवली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो मेरे ख्याल में इम्पैक्ट बहुत जल्दी आएगा। तो यूथ का रोल बहुत अहम है इसमें। सर मेरा जैन क्वेश्चन अली जी काइंडली म्यूट अनम्यूट कर लें माइक। सर मेरा क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल पाकिस्तान अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके आ रहा है, कोशिश कर रहा है। जैसा कि पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर ने सोलर प्लांट्स के लिए वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, फ्री सोलर पैनल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और इस सोलर एनर्जी की तरफ आ रहा है। जबकि पाकिस्तान को आना चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरफ। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लाखों हज़ारों ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान को उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो पाकिस्तान उस बारे में क्यों नहीं सोच रहा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में? देखिए, दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। एक आपका क्वेश्चन है, आपने कहा कि जी इन लोगों को क्यों ये काम करना है। एक तो हाइड्रो सबसे सस्ता है, पाकिस्तान में काफी पानी है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा वजह है ना, वो है उसकी ट्रांसमिशन। जब आप डैम में बिजली बनाते हैं ना, और फिर उसको आप बिग सिटीज तक लेके जाते हैं, तो उस पर बहुत खर्चा आता है। तो जिसकी वजह से उस पे ये लोग बेयर नहीं कर सकते। तो ये जो अभी घरों को और ये जो सोलर पैनल दे रहे हैं, ये एक क्विक सोल्यूशन इन लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो नजर भी आता है लोगों को। डैम तो एक बना देंगे, दो बना देंगे, तो उस पर वो पॉलिटिकल गेन नहीं होता। लेकिन हर एक घर में सोलर पैनल दे के वो लाखों लोगों को जो है उसका इम्पैक्ट दिलाना चाहते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें अब पॉलिटिकल गेन्स जो होंगे, सो देन यू विल सी एक्टिविटीज लाइक दिस, ठीक है। सो ये इट्स अ डायलेमा फॉर अवर कंट्री कि हमारे पॉलिसी लेवल पे एंड पॉलिटिशियंस या जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, वहां पे इफेक्टिवली वी आर नॉट प्लेइंग अवर रोल। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सच थिंग्स। तो ये दिस इज वन थिंग। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन जिसमें काशिफ कह रहे हैं कि जी चाइना क्यों नहीं, चाइना कर रहा है, ठीक है, लेकिन चाइना कह रहा है कि जी मैं
मेरी वो हिस्ट्री नहीं है, मैंने इंडस्ट्री में इतना वो नहीं किया है जितना यूरोपियन ने किया है, सो दे आर गोइंग टू पे फॉर इट। तो चाइना भी पे कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली हमें जो है वो अभी तक बायलैटरल या मल्टीलैटरल फंडिंग में अभी तक वो हमें इतना कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट पे नहीं कर रहा है जिस तरह बाकी मुल्क कर रहे हैं। काशिफ यूसुफजई काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें। सॉरी, कामरान यूसुफजई। जी, अस्सलाम वालेकुम। I'm Kamran Yusuf from Social Work Department, University of the Punjab. Sir, I have a question for you that about liquid trees. What are the benefits of liquid trees and like L3? I think we said L3, liquid 3. So, how can we utilize it, and are we utilizing it? आवाज ब्रेक Well, हुई, मुझे थोड़ा सा मॉडरेटर क्लियर कर सकता है कि क्वेश्चन क्या था? जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि लिक्विड ट्रीज के रेलेवेंट कि लिक्विड ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, इनके बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं, और क्या हम लोग पाकिस्तान में इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और क्या ये बेनिफिशियल साबित हो सकता है हमारे लिए? देखिए, जो आपका जो वो है लिक्विड ट्रीज के हवाले से वही है। जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए, जो लिक्विड ट्रीज है जो कार्बन रिमूवल के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अभी तक जो सबसे बड़ा उस पे वो है ना, वो है आपका जो कास्टिंग है, लोगों को वो जो है उसकी कास्टिंग अट्रैक्ट नहीं कर रही, ठीक है, वन। दूसरी बात है कि अभी तक हमने उसको उस हिसाब से जो है वो नहीं किया है, उस पर वर्कआउट हमने नहीं किया कि जी हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो जब हम वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन में, तो उसके लिए हमारे मुल्क में जो मोस्टली अर्बन सिटीज, जो अर्बन एरिया है, वहां पे उसकी काफी ज्यादा जो है वो जरूरत है। उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसके कंसेप्ट का जो है वो पूरी दुनिया में इस पे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। और जब आप इसको देखोगे ना, तो इंडिया में इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ था, ठीक है। और उन लोगों ने इसके थ्रू जो है काफी ज्यादा जो है वो अपने पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया था। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक इसलिए इस पे काम नहीं हो रहा है, एक तो अवेयरनेस नहीं है, और दूसरी बात यह कि हमारे लोग उस पे भी उस लेवल तक रिसर्च नहीं कर रहे जिससे हम इजीली जो है इसकी एक्सेसिबिलिटी बना देते हैं। तो स्टिल आई बिलीव के हमें थोड़े से इसकी अवेयरनेस पे काम करना है, और हमें जो है साइंटिफिकली इसको अपना रोल प्ले करना होगा इंस्टीट्यूशंस को एंड पॉलिसी लेवल पे, और फिर हम जो है इजीली जो है इस कंसेप्ट के थ्रू अपने एयर पोल्यूशन को और उसको बेहतर बना सकते हैं। Okay, We thank you, can sir. take I have okay. another question. Like, how much it cost? Is it budget friendly for us to pursue it? ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, एक चीज जब आप खुद नहीं बनाओगे ना, तो आपके लिए वो उसका कास्ट जो है वो मेरे ख्याल में ज्यादा होगा। जब एक चीज आपका अपना होता है ना, तो आप उस पे वो करते हैं, लेकिन स्टिल आई बिलीव के हमारे लिए ये काफी ज्यादा जो है वो है एक्सपेंसिव है। और अगर आप इसके जो सबसे ज्यादा इस पे जिसने काम किया था ना, वो इंडिया में हुआ था। तो इंडिया में उन लोगों ने इसको वो जब उसको करते कि बॉटल के हिसाब से, मैंने जब उसको रीड किया था पहले, तो एक 1 लीटर के हिसाब से तो वो कोई 1000 रुपए से कम कम मेरे ख्याल में वहां पे एक पीस अवेलेबल था। तो वो क्यों? क्योंकि वहां पे इंडिजिनसली जो है वो लिक्विड ट्री पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि अभी तक वो रिसर्च और रिसोर्सेज उस हिसाब से मोबिलाइज नहीं हुए हैं, तो सो मेरे ख्याल में स्टिल हमें जो है अपनी कास्टिंग पे काम करना होगा। Sure. Thank you so much, sir. I got it. We can take one more question and it will be our last question. So if you have any question in your mind, kindly you can unmute yourself. Sir, I guess no one having question. So thank you
आपका कि आपने आज टाइम निकाला और ये मॉड्यूल लीड किया। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब क्लाइमेट फाइनेंस का नाम आता है और सर्कुलर इकोनॉमी का नाम आए तो जब बंदे की सबसे पहली सोच और जिसका नाम आता है वो आपका ही आता है। और मैं तो क्लाइमेट फाइनेंस का सोचते हुए किसी और का नाम सोच ही नहीं सकता। तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर हमने ऑन द फर्स्ट डे भी यही कहा था फेलोज से कि ये सेमिनार्स और ये वेबिनार्स तभी काम कर सकते हैं कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। ये नहीं कि आप ये सेमिनार्स और वेबिनार्स या पैनल डिस्कशन सुन लें या कुछ भी रिलेटेड टू फेलोशिप या इस तरह के प्रोग्राम्स ले लें, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, और लेकिन आप उसके बाद सो जाएं, होमवर्क ना करें। जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तो तब तक वो हम कहते हैं कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो 65% पॉपुलेशन यूथ है और ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन अगर हम वो यूथ काम नहीं करेगी तो वो कुछ किसी भी फायदे की नहीं है। तो यही है कि आफ्टर टेकिंग दीज सेशंस, इस तरह के सेशंस लेने के बाद ज़रूरी है कि उस पे जो आपने सीखा है उस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कीजिए। जिस तरह अगर आज हमने सीखा कार्बन मार्केट के बारे में या कार्बन फाइनेंस के बारे में, तो अब हम देखें कि हम लोग किस तरह से कार्बन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आजकल तो बहुत सी ऐप्स भी आ रही हैं अपना कार्बन फुटप्रिंट नापने के लिए और दीगर चीज़ें, और कार्बन फुटप्रिंट नापने के लिए, डेली कार्बन फुटप्रिंट नापने के लिए, वीकली कार्बन फुटप्रिंट नापने के लिए, और उसको ओवरकम करने के लिए कि किस तरह आप कम कर सकते हैं। तो आज के सेशन के बाद कम से कम आपकी ये इंटेंट होना चाहिए कि आप किस तरह अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। सो सर अगेन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने टाइम निकाला। मुझे पता है कि आपकी कितनी हेक्टिक रूटीन है और आज जब आप मिले थे पता लग रहा था आपसे कि आप बहुत तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी आप सेशन में आए। और तमाम तमाम पार्टिसिपेंट्स का ये बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। द सेशन इज़ ओवर, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।